This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamualaikum guys, welcome to Alpine Academy. Lecture number 6 of your textbook, chapter number 6, Chemical Equilibrium. In this lecture, we will cover all remaining progress test 6 questions with the explanation and detailed answers. So let's start with our next question. Okay, write a short note on dynamic equilibrium. अच्छा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमने शॉर्ट नोट लिखना है. डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके पास इक्विलिब्रियम की टाइप है जिसको हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था बहुत डिटेल में. इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और उस डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम कंपेयर कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ. ठीक है. इन केमिस्ट्री एंड इन फिजिक्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट वंस अ रिवर्सिबल रिएक्शन अकर्स, substance transitions between the reactant and products at equal rates, meaning there is no net change. इनका मतलब ये है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में डायनेमिक इक्विलिब्रियम तब आता है जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो. ठीक है. पहली बात, सब्सटेंस ट्रांजिशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्वल रेट. सब्सटेंस जो चेंज हो रहे हैं उनका रेट जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का रेट इक्वल होगा. ठीक है. अब जब रेट दोनों का इक्वल है तो दोनों का नेट चेंज क्या होगा, वो भी जीरो होगा. ठीक है. उसमें कोई नेट चेंज नहीं होगा. कंसिडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन. हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करते हैं ए प्लस बी. ठीक है. रिएक्ट हो रहा है तो बना रहा है सी प्लस डी, और फर्दर फिर सी प्लस डी खुद ब खुद रिएक्ट होकर वापस से क्या बना के दे रहा है, ए प्लस डी. ठीक है. तो ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है. एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, जब रिएक्शन होने लगेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेज विद टाइम. ठीक है. कंसंट्रेशन ए एंड बी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. ठीक है. कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ए और बी की. उसके अलावा जो है कहते हैं आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी इंक्रीजेज विद टाइम. उसके अलावा कंसंट्रेशन जो सी और डी की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है टाइम के साथ साथ. एट अ सर्टेन टाइम, यानी एक वक्त पर, एट अ सर्टेन टाइम, इस पॉइंट पे क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट. यानी जो कंसंट्रेशन होगी दोनों की क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट लाइन क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. दोनों की रेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जितने प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट भी आपके सॉल्यूशन में बनते हुए मिल रहे हैं. ठीक है. ये हो जाएगा. उसके अलावा क्या है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. ठीक है. दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, बट द रिएक्शन इज नॉट स्टॉप. इसका मतलब यह है कि आपका जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है उसमें आपका जो रिएक्शन हो रहा होता है वो रुकता नहीं है कभी. ठीक है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन तो खैर होगा नहीं. स्टैटिक इक्विलिब्रियम का फिजिकली फिजिक्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आप बुक रख दो टेबल के ऊपर तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जब तक कि उसको हम उसकी पोजीशन हटा ना दें तो इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब नहीं होता. तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपके पास मूवमेंट होती रहती है. ठीक है. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हम उनको भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मूवमेंट कंटिन्यूसली हो रही होती है. ठीक है. एट दिस मोमेंट अ सिस्टम इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी इस मोमेंट पे, इस टाइम पे आपका सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. ठीक है. तो ये नॉर्मल शॉर्ट नोट हो जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन के सी एंड के पी. ठीक है. के सी और के पी क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं. ठीक है. इसको हमने डिटेल में स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स में. अगर आप उसको देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा के सी और के पी का क्या डिफरेंस होता है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. उसके अलावा के सी आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर लिक्विड्स सॉल्यूशंस, और के पी आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर गैसियस सिस्टम्स. ठीक है. इन दोनों के फॉर्मूलास यहाँ पे रिटन है. एक आपके पास कोई भी एक फर्दर रिएक्शन ले लेते हैं एक्स ए. ठीक है. एक्स उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं ए के, इसी तरह प्लस वाई बी. बी आपके पास रिएक्टेंट है जिसके नंबर ऑफ मोल्स वाई हैं, और जब वो रिएक्ट हो रहा है तो आपके पास प्रोडक्ट सी और डी बन रहा है, और एल और एम उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हैं. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज, के सी कैसे निकलता है, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. यानी आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. और जब कंसंट्रेशन लिखते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उस रिएक्टेंट्स के. तो सी की कंसंट्रेशन आपने लिखी, उसकी पावर नंबर ऑफ मोल्स, उसके एल पावर पे आ जाएंगे. ठीक है. इसी तरह जो ये कहते हैं डी की कंसंट्रेशन की पावर एम, उसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स आपके पास ए एंड बी हैं, उनका भी प्रोडक्ट होगा यहाँ पे और इसी तरह उनकी नंबर ऑफ मोल्स पावर बन जाएंगे. तो के सी का फॉर्मूला होता है फॉर
लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए होती है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी तरह जो है कहते हैं आपके पास केपी है वो गैसियस सिस्टम्स के लिए है, गैसियस सिस्टम्स में आप पीसी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट सी, ठीक है। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डी, अभी जो रिएक्टेंट है ये सारी गैसेज होंगी फॉर केपी सिस्टम्स। तो केपी और केसी आपके पास तीन केसेस लाए होते हैं बीच में। केसी अगर केपी से बड़ा होता है तो क्या होता है, इसी तरह केपी उससे बड़ा हो जाए तो क्या होता है, ये सारे रिलेशनशिप हमने पीछे सवाल में भी देखा है, उसके अलावा प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में भी इसको बहुत डिटेल में किया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर बुक इज व्हेन 1 मोल ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। आपके पास एक बीकर है, लेट सपोज उसमें एक प्योर इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, वो मिक्सड हो रही है किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 2/3 मोल ऑफ ईच ऑफ ईस्टर एंड वाटर। जब ये दोनों रिएक्टेंट्स मिले तो उस बीकर में आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, इथाइल एसीटेट, ठीक है। इथाइल एसीटेट आपके पास बेसिकली ईस्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है और उसकी कंसंट्रेशन ने इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कंसंट्रेशन बना दी है 2/3 मोल। ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर की उसके मोल्स की कंसंट्रेशन है, ठीक है। ईस्टर की कंसंट्रेशन है, इसी तरह वाटर की भी इतनी ही कंसंट्रेशन है। अब सबसे पहला काम हमारा इनिशियल मोल्स लिखना होता है। इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल आपके पास जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ तो आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने होंगे, निल, ठीक है, जीरो कंसिडर कर सकते हैं हम उसको, जीरो लिख दें यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स के लिए एट इनिशियल स्टेट पे। और इनिशियली आपके पास मोल्स किसके हैं, रिएक्टेंट्स के, जो कि 1 मोल इथाइल अल्कोहल का है, इसी तरह 1 मोल एसिटिक एसिड का है। अब वो बोल रहे हैं कि मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम आपके पास रिएक्शन में मतलब सवाल में आपको गिवन है 2/3 मोल्स ऑफ ईच ईस्टर एंड वाटर। यहाँ पे 2/3 और 2/3 दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अब ये आपके पास किस में से बने हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से बने, ठीक है। प्रोडक्ट खुद ब खुद नहीं बनता, रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तो प्रोडक्ट बनता है। तो जब रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा, जितने प्रोडक्ट बने होंगे, तो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन मोल्स होंगे उसमें से हम प्रोडक्ट के मोल्स को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब वो मोल्स हमारे प्रोडक्ट के मोल्स हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट के मोल्स 2/3 हैं, जब 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3। तो ये जो 1/3 है ये हमारे पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो 1 - 2/3, इसको आप यहाँ पे माइनस है 1 - 2/3, ठीक है। अब 1/3, 1 - 2/3 का रिजल्ट 1/3 आता है। कंसंट्रेशंस कैसे लिखते हैं, सिंपली मोल्स को डिवाइड करवा देंगे वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं है सवाल में गिवन, तो हम सिंपल V से कंसिडर करेंगे वॉल्यूम को, और सबकी मोल्स को हम V से डिवाइड करा देंगे ताकि हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाए इक्विलिब्रियम स्टेट पे। फिर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। उसके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो है इथाइल एसीटेट है, उसकी कंसंट्रेशन हम यहाँ लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास वाटर है, उसकी भी कंसंट्रेशन हम यहाँ उठा के लिख देंगे। इसी तरह आपके पास रिएक्टेंट्स में नीचे जो है कहते हैं C2H5OH है और CH3COOH, ये आपके पास जो है इथाइल अल्कोहल आ गया, और दूसरा आपके पास एसिटिक एसिड आ गया। इन सब की कंसंट्रेशंस उठा के हमने इस एक्सप्रेशन में लिखनी है। 2/3 वॉल्यूम, ठीक है, पर वॉल्यूम 2/3 पर वॉल्यूम। इसी तरह नीचे रिएक्टेंट्स में 1/3 पर वॉल्यूम, और दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है आपके पास एसिटिक एसिड, उसकी भी 1/3 पर वॉल्यूम, ठीक है। चारों वॉल्यूम एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिंपली 2/3 जब मल्टीप्लाई होगा जो आपके पास आंसर आएगा उसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 3 और 3 नीचे वाले 1/3 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सिंपल 4 हो जाएगा आपके पास आंसर। तो केसी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, इसके लिए 4 आई, जो कि हमने सवाल में कैलकुलेट करनी थी, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो आपके पास केसी 4 आ रहा है। और केसी का यूनिट कैसे लिखेंगे हम, केसी के यूनिट के लिए सिंपली हर कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर वॉल्यूम है, ठीक है, मोल पर वॉल्यूम है हर कंसंट्रेशन का यूनिट। तो हर किसी का आपके पास कंसंट्रेशन आपको पता है, रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन मोल पर वॉल्यूम है, इसी तरह दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी वही होगी, तो सबकी कंसंट्रेशन सेम है। तो 4 क्वांटिटी हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, सिंपली यूनिट्स भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और कोई भी यूनिट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ नहीं आएगा। तो सिंपल केसी आपके पास विद नो यूनिट्स 4 आ रहा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट भी आपके पास न्यूमेरिकल में ये है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईस्टर आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम व्हेन 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल। यानी आपके पास 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल है, ठीक है, और मिक्स हो रहे हैं वो कितने मोल्स के साथ, एसिड के 1 मोल ऑफ एसिड। आपने कैलकुलेट क्या करना है, ऑल सब्सटेंसेस आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बेसिकली आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है। यानी आपके पास रिएक्टेंट्स के इनिशियल मोल्स गिवन है और इक्विलिब्रियम स्टेट के नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं।
तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। इनिशियल मोल्स ऑफ C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल के इनिशियल मोल्स कितने हैं, 3 हैं, जो कि मिक्स हो रहे हैं 1 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपके पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, केसी आपको इस सवाल में गिवन नहीं था, बट केसी हमने कौन सा लेना है, जो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया है, जो कि हमारे पास केसी 4 आया था। ठीक है, उस केसी को हम रखते हुए इक्वेट करेंगे और अपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ CH3COO C2H5 यानी ईस्टर्स के आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जब ईस्टर्स के मोल कैलकुलेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वाटर के मोल भी आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर ही हैं। यानी 1 मोल ऑफ, अगर मैं रिएक्शन में देखूँ तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल जब मिल रहे हैं तो आपके पास 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट बन रहा है और 1 मोल ऑफ H2O। तो यानी जितना आपके पास इथाइल एसीटेट मिलेगा उतना ही आपके पास वाटर भी बनेगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इनिशियल स्टेट्स क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए रिएक्टेंट से, 3 मोल्स हैं, और एसिटिक एसिड के 1 मोल हैं, दोनों मिक्स हो रहे हैं। और इनिशियली हमें ये पता है कि जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ तो इनिशियली आपके प्रोडक्ट 0 होगा, तो इनिशियली हम 0 लिखेंगे। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रोडक्ट साइड के लिखने हैं। ठीक है, वो हम लिखेंगे लेट सपोज x, हमें अभी नहीं पता, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x सिंबल से। हमने इसको लिख दिया x। ठीक है, अब हमें ये पता है कि प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हमेशा रिएक्टेंट में से बनता है, तो सिंपली हम रिएक्टेंट में से x को माइनस करवा देंगे, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इसी तरह जो ये कहते हैं आपके पास इथाइल अल्कोहल आ जाएगा और इथाइल एसीटेट आ जाएगा, एसिटिक एसिड, उनके भी नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस एक्स से। ठीक है, अब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि आप सिंपली वॉल्यूम से डिवाइड करा देंगे इनकी नंबर ऑफ मोल्स को, और जब हम नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे तो सिंपल V से डिनोट करेंगे वॉल्यूम को, तो 3 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम और 1 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा x अपॉन वॉल्यूम और x अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया कंसंट्रेशन पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो कंसंट्रेशन है वो हमने लिख ली है। अब हमने सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है। केसी रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। तो सबकी कंसंट्रेशंस आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब जब कंसंट्रेशन हम लिखेंगे तो सिंपली आपके पास जो वॉल्यूम है वो चारों के चार वॉल्यूम एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास सिंपली जो इक्वेशन रह जाएगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्स में रह जाएगी। केसी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 4, और सिंपल x मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स को अगर हम फर्दर सॉल्व करें यहाँ पे तो सिंपल मैथमेटिक मतलब मैथ्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल 3 1 जो 3 हो जाएगा, 3 को x से करेंगे माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, और इसी माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर फर्दर इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनमें एडिशन देख लेते हैं। माइनस 3x और माइनस एक्स एक दूसरे के साथ ऐड होके माइनस 4x बन रहा है, यानी ये इक्वेशन अब बन गई 3 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 4 ज़ा 16x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज हम पूरा इसको सेम टू सेम उतारते जाएंगे हर इक्वेशन के साथ। अब इसी तरह 4x स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर उसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर से माइनस होके खुद क्या कर लेगा, प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 16x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो मैट्रिक क्लास में हम पढ़ते आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको कोफिशिएंट चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें आपको कोफिशिएंट्स चाहिए। अब कोफिशिएंट्स कैसे पता चलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और सिंपल कांस्टेंट आपके पास c कहलाता है। तो a आपके पास 3 है, b माइनस 16 है, c सिंपल आपके पास 12 है। तो अब जब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं माइनस इंटू माइनस 16, तो ये पॉजिटिव का 16 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4, और आपके पास a कितना है 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, c 12 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सबकी हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज रख दी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की। उसके बाद माइनस 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 माइनस 144। ये कैसे आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 144 की फिगर आती है। ठीक है, इन दोनों को आपने एज इट इज लिख दिया और डिवाइड करा दिया नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6 से।
अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 256 में से जब 144 माइनस होते हैं तो 112 आंसर आता है। तो 16 प्लस माइनस रूट 112 डिवाइड बाय 6, आपके पास ये दो x की वैल्यूज यहाँ से निकल के आएंगी। ठीक है, अब रूट 112 का आंसर होता है 10.16, तो 16 प्लस 10.16 अपॉन 6, एक वैल्यू ये आ रही है, दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 माइनस 10.6 अपॉन 6। तो आपके पास ऐसे अगर हम निकालें तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, 4.4 और दूसरी वैल्यू 0.9 आ रही है। अब दो x की वैल्यूज हैं, हमें ये पिक करनी है वैल्यू है कि जो हमारे रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो, जिसपे मतलब वो x की वैल्यू हमने पिक करनी है जिसपे आपका रिजल्ट बिल्कुल सही हो। तो इस हिसाब से हमने दोनों वैल्यूज़ को अपने इनिशियल मोल्स की वैल्यू से कंसिडर करना है। हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन का सबसे कम मोल किसका था, एसिड का था। ठीक है, ये CH3COOH यानी 1 मोल, सबसे कम मोल आपके पास यहाँ पे मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर सबसे कम मोल 1 है। ठीक है, 1 मोल है आपके पास सॉल्यूशन में। अब आपके पास x की वैल्यू एक 4.4 आ रही है जो कि 1 मोल से ज़्यादा हो जाती है, यानी आपकी वो 3 मोल से भी ज़्यादा हो जाती है। तो x की अगर हम x लेट सपोज अगर 4 कंसिडर करते हैं, 4.4 हम x की वैल्यू को, ठीक है, हमने 4.4 x की वैल्यू हमने नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर कर लिए इक्विलिब्रियम स्टेट पे, यानी यहाँ वाली स्टेट पे हमने 4.4 कंसिडर कर लिए। अब जब मैं रिएक्टेंट में से 4.4 माइनस कराऊंगा तो मेरे पास नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास रिएक्टेंट ही नहीं है जितने मेरा प्रोडक्ट बन गया है। तो ये बात गलत हो रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है कि आपका रिएक्टेंट इतना है ही नहीं जितना आपके पास प्रोडक्ट आ गया। तो हम वो वैल्यू चूज करेंगे जो हमारे रिएक्टेंट में से माइनस हो सके इजीली। ठीक है, तो 0.9 आपके पास वो वैल्यू है जिसको आप अपने रिएक्टेंट में से माइनस करवा दो तो आपके पास कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स फिर भी बच जाएगा। ठीक है, तो वो रिएक्टेंट होगा जो कि इक्विलिब्रियम पे रह गया। ठीक है, तो आपके पास इसको आंसर क्या होगा आपका 0.9 कंसिडर करेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x एज 4.4 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है वैल्यू ऑफ x इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज ग्रेटर देन द मोल्स ऑफ C2H5OH, यानी ये इसके मोल से भी ज़्यादा हो गई, तो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल ये आपने कैलकुलेट करना था, 0.9 आंसर आ गया। ठीक है, और अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि सबके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के आगे नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे, C2H5OH के लिए लिखने के लिए आपको 3 में से 0.9 माइनस कराना पड़ेगा तो आपके पास 2.1 मोल आ जाएंगे। ठीक है, CH3COOH के लिए 1 मोल है तो उसमें से जब 0.9 माइनस करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट के नंबर ऑफ मोल्स जो हमने अभी कैलकुलेट करे 0.9 कंसिडर करेंगे उसको सिंपली, और वाटर की भी 0.9 मोल्स ही इसको कंसिडर करेंगे, जो कि आपकी बुक की एग्जाम्पल में भी जैसे इसको लिखा हुआ है तो आप उससे भी इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, for more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Okay, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 is heated at 250 डिग्री सेंटीग्रेड in a vessel having capacity of 10 डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास एक सिंपल रिएक्शन है, डिसोसिएशन रिएक्शन है आपके पास, PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और क्लोरीन में। और फर्दर ये कुछ ठंडा होने के बाद रिएक्शन, यानी उसका जब टेम्परेचर गिरेगा तो वापस से PCl3 और Cl2 मिलकर वापस PCl5 बनाएंगे, तो ये सेल्फ रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं Cl2 के इक्विलिब्रियम स्टेट पे। When 1 mole of PCl5 is heated at initially 250 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ वेसल, यानी इस वेसल में इतने टेम्परेचर के ऊपर इस रिएक्शन को हीट किया जा रहा है और इस वेसल की कैपेसिटी 10 डेसीमीटर क्यूब है, यानी आपके पास वॉल्यूम भी आपको इस सवाल में पता है। तो एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड Kc फॉर द डिसोसिएशन इज 0.041 और आपने इस सवाल में Kc भी गिवन है। तो ये सवाल बिल्कुल प्रीवियसली क्वेश्चन की तरह ही होगा जिसमें हमने x नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे। तो इनिशियल स्टेट पे सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, जो हमारा रिएक्शन है, उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल स्टेट देखेंगे, वो आपके सवाल में गिवन है। PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स 1 है और इनिशियल स्टेट पे प्रोडक्ट नहीं बनता तो हम इसको नील या 0 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे आएगी, 1 माइनस एक्स से आएगी। ठीक है, सिंपली हम इस स्टेट पे यानी इस सेंटेंस के लिखने के बाद सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोडक्ट साइड पे x लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट पता है कि जब प्रोडक्ट बना है तो यकीनन रिएक्टेंट में से बना होगा, तो वो x बना है तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स कर देंगे हम। ठीक है,
कंसंट्रेशन कैसे आएंगी, इन नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम आपके पास सवाल में 10 गिवन है, तो सिंपल 10 से डिवाइड कर देंगे, सारी कंसंट्रेशंस को 10 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने सिंपल कंसंट्रेशंस लिखनी है अब PCl5 की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 10। ठीक है, और जो आपके पास वो है प्रोडक्ट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन में आप सिंपल x अपॉन 10 और x अपॉन 10 लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपली नीचे का जो एक 10 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाले एक 10 के साथ, और आपके पास सिंपल एक 10 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ऊपर x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। 0.041 आप Kc की जगह लिखते हैं क्योंकि आपको Kc की वैल्यू ऑलरेडी इस सवाल में गिवन है। ठीक है, Kc की जगह आप 0.041 लिखें और आपके पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम आगे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्दर अगर हम आगे देखें सिंप्लीफिकेशन के लिए तो सिंपली आपने 0.041 यानी Kc को मल्टीप्लाई कर देना है 10 1 माइनस एक्स के साथ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब सिंपल जब 0.041 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.41 की। अब ये 0.41 की वैल्यू 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगी और एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहेगा। जब 0.41 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.41 आ जाएगा और माइनस 0.41 एक्स हो जाएगा। तो ये सारी जो वैल्यू हैं ये इस इक्वल्स टू के उस तरफ चली जाएंगी और अपने साइंस को कन्वर्ट कर लेंगी अपोजिट साइंस में। ठीक है, 0.41 एक्स माइनस में था तो यहाँ पे प्लस में आ गया, और इसी तरह 0.41 उस तरफ यहाँ पे पॉजिटिव में था तो यहाँ पे अब नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लगाएंगे और अपनी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना होता है, अपने कॉन्स्टेंट्स को। ए आपके पास 1 है, ठीक है, ये ए है, ए हमने कंसिडर किया है 1 को। इसी तरह बी हमने 0.41 कंसिडर किया है और सी हमारा माइनस 0.41 है। ठीक है, सी क्या है, माइनस 0.41। ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ आपके पास प्लस आ जाता है और माइनस आ जाता है, प्लस माइनस और डिवाइड बाई 2a हो गया। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया क्वाड्रेटिक का। अब सिंपली हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस बी में मतलब माइनस 0.41 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 0.41 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी बी आपके पास 0.4 है तो उसका स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4a आपके पास 1 है, c माइनस 0.41। जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1.64 आया। इसी तरह 0.41 का स्क्वायर आया 0.1681। इसी तरह 0.41 को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 0.41 आ गया, और प्लस माइनस एट इज रहा। डिवाइड किया हमने 2 से क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय नीचे 1 हो रहा था। अब फर्दर क्या करेंगे, सिंपली आपने इन दोनों को ब्रैकेट रूट के अंदर वाली टर्म्स को ऐड कर दिया, आपके पास वैल्यू 1.8081 आ जाती है, और सिंपली इसको 0.41 में ऐड करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो सिंपली आपके पास 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस में 2 टर्म्स आ जाएंगी x की, एक मरतबा प्लस करेंगे, एक मरतबा माइनस करेंगे। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास नेगेटिव में x आएगा, और नेगेटिव में x हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, नेगेटिव x मतलब कि आपकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो यानी कुछ रिएक्टेंट ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स भी उसके प्रोडक्ट है ही नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो इस वजह से हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ आएगी माइनस 0.41 प्लस 1.38 से। तो आपके पास x की वैल्यू 0.47 कुछ आ रही होगी, तो लेकिन मैंने यहाँ पे 0.465 लिख दी है जो कि बुक की वैल्यू है, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ कैलकुलेशंस एरर आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी वैल्यू 0.47 में कुछ आएगी, जो जिसको वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपका जो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 4 ही होना चाहिए। तो उसके बाद जो डिजिट्स हैं उसको हम थोड़ी उसमें रियायत हो सकती है क्योंकि कैलकुलेशन एरर किसी के साथ आ सकता है। तो सिंपली 0.465 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्लोरीन के। ठीक है, इसी तरह ये PCl3 के भी इतने ही होंगे, और PCl5 के लिए आपको 1 में से ये नंबर ऑफ मोल्स माइनस करने पड़ेंगे ताकि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर उसके भी मोल्स
आ जाए। तो किसी सवाल में अगर ये पूछा जाए तो आप सिंपली इन मोल्स को 1 में से माइनस करा देंगे तो PCl5 के भी आपके पास मोल्स आ जाएंगे इक्विलिब्रियम स्टेट के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ए आपके पास है, व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इफ के इज ग्रेटर देन 1 रिएक्शन इज इन रिएक्शन प्रोडक्ट इज फेवर्ड। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो इसका मतलब ये है रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, यानी जो रिएक्शन हो रहा है वो प्रोडक्ट को फेवर कर रहा है, तो प्रोडक्ट की तरफ रेट ज़्यादा तेज हो रहा है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन रेट। इफ केसी वैल्यू इज लेस देन 1, अगर केसी की 1 से वैल्यू कम आ जाती है तब रिएक्शन आपके पास रिएक्टेंट का फेवर्ड करेगा, यानी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड रिएक्शन होगा और आपके रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहे होंगे एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हम केसी का फॉर्मूला देखें तो वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर केसी की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होंगी। ठीक है, लेट सपोज आपके पास सवाल में अगर केसी लिखा हुआ है, केसी बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के ना, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 20 बन रही हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बन रही हैं 10 बन रही हैं, तो आपके पास केसी कितना निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और केसी भी आपका 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बना हुआ है और रिएक्टेंट्स उस रिएक्शन में कम है। ठीक है, इसी तरह केसी की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से छोटी मीन्स 10/20 कर लेते हैं हम इसको, तो 10/20 का आंसर आ जाता है 0.5। इसका मतलब आपके पास सॉल्यूशन में रिएक्टेंट ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट कम है, तो ये केसी से भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को डिटरमाइन कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। एक तरीके से एक रिएक्शन हमने लिया है N2O4, जब वो डिसोसिएट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NO2 में। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेट क्या होगा इसका, जो रिएक्टेंट पे होता है, फॉरवर्ड रेट रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो N2O4 की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली रेट करेगा। इसी तरह रिवर्स रेट यानी बैकवर्ड रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, किसकी कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। अब प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ 2 आ रहा है तो ये 2 आपके पास एज इट इज उसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये 2 आपके पास पावर बन जाएगा और इसके साथ जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो दोनों कॉन्स्टेंट्स लगेंगे। KF आपके पास फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, K भी आपके पास या KR आपके पास रिवर्स कांस्टेंट है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड रेट इक्वल्स द रिवर्स रेट। हमने ये पढ़ा है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो दोनों रेट बराबर हो जाते हैं, फॉरवर्ड रेट भी आपके पास इक्वल हो जाएगा और रिवर्स रेट भी आपके पास दोनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर मीन्स कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट भी बन रहा है। ठीक है, तो नेट चेंज उसका 0 होगा। तो इस कंडीशंस को देखते हुए हम दोनों रेट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो KF N2O4 बराबर हो गया KR NO2 की पावर 2। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट ऊपर रखते हैं NO2 डिवाइडेड बाय N2O4। ठीक है, इसी तरह जब इसको हमने इसको अरेंज किया तो इसके कांस्टेंट्स भी अरेंज होंगे, KF डिवाइड बाय KR। ठीक है, अब नया एक कांस्टेंट आएगा K, जिसको हम KC बोल सकते हैं। ठीक है, ये नेट से पिक्चर ली है जिस वजह से यहाँ पे K लिखा हुआ है, आपकी बुक में इसको KC से डिनोट करते हैं। ठीक है, और नॉर्मली इसको KC से भी हम डिनोट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट गिव अस अ न्यू कांस्टेंट। तो इन दोनों का जो रेशियो है KF और KR का, ये आपके पास एक नया कांस्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज डिफाइंड एज, ठीक है, ये रेशियो होता है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का। अब सिंपली इस रेट कांस्टेंट की जगह अगर हम K उठा के रख दें या KC लिख दें तो आपके पास सिंपल एक्सपेरिमेंटली हम इस KC को डिटरमाइन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके पास बुक में है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन। आपने एक रिएक्शन है आपके पास, उसमें आपने KC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। CH3COOH plus C2H5OH reacts together to form ethyl acetate which is CH3COOC2H5 and water H2O। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन है, इसमें उन्होंने जो है कंसंट्रेशन मोल्स बेसिकली आपको दिए हुए हैं, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 1 मोल किसके, एसिटिक एसिड के। ठीक है, ये एसिटिक एसिड के 1 मोल गिवन है, इसी तरह आपके पास इथाइल अल्कोहल के भी 1 मोल गिवन है और वॉल्यूम आपके पास कितना है 1 dm³। तो आप ऐसे डाटा बना लेंगे इसका। इसके अलावा प्रोडक्ट साइड पे हमें ये पता है कि जब भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट नहीं बनती उस वक्त।
ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो नील नील इसको लिखेंगे हम प्रोडक्ट की जगह पे। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि इन एन इनर्ट सॉल्वेंट कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड कैटलिस्ट वर वार्म्ड अंटिल नो फर्दर चेंज अकर्ड, यानी सिंपली उसमें कैटलिस्ट डाला जिससे उससे कोई चेंजेस नहीं आए इक्विलिब्रियम पे। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम 0.667 मोल ऑफ वाटर वाज प्रेजेंट, यानी जब इक्विलिब्रियम आ गया तो आपके पास प्रोडक्ट कितना था 0.667। ठीक है, 0.667 आपके पास इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की मोल्स बताया है उसने। तो सिंपल हम कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे। अच्छा, कंसंट्रेशन से पहले हम मोल्स एट इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे कि 0.667 लिखेंगे इसके नीचे, प्रोडक्ट्स के नीचे 0.667, और उसको हम 1 में से माइनस करवा देंगे क्योंकि हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से बनते हैं। तो 1 में से हम सिंपली जब माइनस करेंगे तो आपके पास सिंपल 0.33 मोल्स आ जाएंगे। अब हम इसकी फर्दर कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, 0.33 यानी 1 माइनस 0.66। ठीक है, इसी को कर लें अगर ये डायरेक्ट स्टेप, तो आप 1 माइनस 0.667 करेंगे तो 0.33 आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1 माइनस 0.667 किया तो 0.33 आपके पास आंसर आया, और सिंपली 0.667 को 1 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.667 दोनों में प्रोडक्ट्स में आ रहा है। अब अप्लाई कर दें लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर इथाइल एसीटेट, प्रोडक्ट साइड ऊपर आएगी, CH3COO C2H5 ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट साइड नीचे जाएगी कंसंट्रेशंस की। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.667 है, तो दोनों की कंसंट्रेशन हमने लिख दी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस 0.333। ठीक है, अब जब इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो आपके पास Kc की वैल्यू आती है 4.01। ठीक है, यही आपकी Kc की वैल्यू भी आपकी बुक में है। ठीक है, 4 आपकी आ रही है, 0.1 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। और यूनिट्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो यूनिट्स कैसे लिखेंगे, 0.667 का यूनिट ये रहा मोल पर डीएम क्यूब, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 0.667 के दूसरे यूनिट के साथ मोल पर डीएम क्यूब, नीचे भी 2 मरतबा मोल पर डीएम क्यूब आ रहा है, तो ये चारों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल 1 आ जाएगा, तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नो यूनिट है एक तरीके से, या अगर 1 भी लिख लेते तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4.01 सिंपल 4.01 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सवाल ये वाला कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या है, एट इक्विलिब्रियम ऑल प्रोसेस कम टू हॉल्ट, यानी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि सारे जितने भी प्रोसेस हैं रुक जाएंगे, मतलब कि जितने भी प्रोसेस होंगे एट इक्विलिब्रियम वो प्रोसेस रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट व्हेन अप्लाइड टू केमिकल सिस्टम, अगर हम केमिकल सिस्टम्स में बात करें इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब लेट सपोज अगर हम फिजिकल सिस्टम में बात करते हैं, लेट सपोज फिजिक्स में बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, एक गाड़ी चल रही थी डायनामिक इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, गाड़ी मूव कर रही है, रोड पे चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है, एक वक्त आया कि उसकी एक्सेलरेशन से हमने पाँव हटा दिया, गाड़ी चलते चलते रुक गई एक पॉइंट पे, तो वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ गई। तो इसका मतलब उसका जो प्रोसेस था, इंजन चल रहा था, व्हील घूम रहे थे, ठीक है, ब्रेक पैडल्स अप्लाई हो रहे थे, एक्सेलरेट कर रहे थे, तो ये सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गई है गाड़ी और उसके प्रोसेस भी रुक गए। लेकिन अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें या केमिकल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। व्हेन एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द रिएक्शन डोंट स्टॉप इन एनी डायरेक्शन व्हाटसोएवर, rather both the forward and the backward reactions containing proceeding their respective directions। इसका मतलब ये है कि जब हम केमिकल सिस्टम की बात करते हैं तो आपकी इक्विलिब्रियम कभी नहीं रुकता, रिएक्शन अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, यानी जितने प्रोडक्ट बन रहे थे वो बन रहे ही होंगे और रिएक्टेंट भी उतने ही बन रहे होंगे इक्वल रेट्स के ऊपर। ठीक है, बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन कंटिन्यू प्रोसीडिंग इन देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, यानी ये दोनों अपनी डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहे होंगे। नाउ विथ इक्वल रेट आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज रिटेन्ड, फर्क क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में आ गए तो इसका मतलब उनका रेट भी बराबर हो गया, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्ट कर रहा है उतना ही बैकवर्ड भी उसी वक्त रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों का नेट चेंज कितना होगा, जीरो होगा उनकी कंसंट्रेशन का। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में नेट चेंज आपके पास जीरो आएगा। Hence it will be falsely to say that all process comes to a halt during equilibrium chemical reaction। तो ये एक बेतुकी बात हुई कि अगर हम यहाँ पे केमिकल सिस्टम में बात करें कि इक्विलिब्रियम आ गया तो सारे प्रोसेस ठहर जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है कभी। ठीक है, प्रोसेस कभी नहीं रुकते। केमिकल इक्विलिब्रियम इज इन फैक्ट ऑफन सेड टू बी डायनामिक बिकॉज ऑफ द प्रोसेस स्टिल बीइंग कैरी आउट। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम जैसे गाड़ी मूव कर रही थी तो सारे प्रोसेस हो रहे थे, इसी तरह यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में भी जैसे रिएक्शन होता है तो सारे प्रोसेस नहीं रुकते, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं। इसके वजह से हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम से भी रिलेट कर सकते हैं और हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCrO4 इन मोल्स पर डीएम क्यूब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले आपने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है PbCrO4 की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के न्यूमेरिकल आपके पास दो थे उसकी एप्लीकेशन के
एक तरीका है कि सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करें फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करें सॉल्युबिलिटी से। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो मतलब एक इस प्रोसेस में अगर सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो उसमें जो पहला स्टेप होगा हमारा, वो दूसरे वाले न्यूमेरिकल के लिए सबसे लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, KSP हमें PbCrO4 का गिवन है, ठीक है, 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 13 मोल स्क्वायर पर DM6। सॉल्यूशन में सबसे पहले KSP हमें पता है कितना है, 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 13 मोल स्क्वायर पर DM6। टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये यूजलेस है, हमें इससे कोई काम नहीं करना टेम्परेचर से। और उसके अलावा जो है आपके पास जो मेन चीज़ है वो ये KSP है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है PbCrO लेड क्रोमेट की, PbCrO4 को लेड क्रोमेट बोलते हैं, इसको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। PbCrO4 को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो Pb पॉजिटिव 2 आयन में टूटेगा, इसी तरह क्रोमेट नेगेटिव 2 आयन में टूट जाएगा, ठीक है। अब KSP क्या होता है हमें पता है, ये आयनिक प्रोडक्ट होता है किसकी कंसंट्रेशंस का, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, Pb2 मल्टीप्लाई बाय CrO4 माइनस 2, इन दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास KSP आ जाएगा। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस 2x, हमें कंसंट्रेशंस नहीं पता तो हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन x है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 माइनस 2, उसकी भी x होगी। क्यों x होगी, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं, बराबर हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ CrO4 बन रहा है तो 1 मोल ऑफ Pb प्लस 2 आयन बन रहा है। तो हम सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस KSP की इस इक्वेशन में इन सब की वैल्यूज को। KSP की वैल्यू हमें पता है 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 13 है, वो हम एज इट इज रख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे फिर किसको, x और x को, क्योंकि हमें दोनों की कंसंट्रेशन हमने x अज्यूम की है, तो जब x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस x स्क्वायर को हम इक्वेट कर देंगे 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 13 से। अब क्या करेंगे हम, इस स्क्वायर का हटाने के लिए या तो हम इस 1/2 मल्टीप्लाई करा दें ऑन पावर ऑन बोथ साइड, ठीक है, या फिर हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें तो वो इजी है थोड़ा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा और 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 13 का स्क्वायर रूट आपके पास 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोल पर DM³ आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन PbCrO4 की कितनी आई है, 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 7, जो कि हमने अज्यूम करी थी x। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 7। तो बेसिकली फ्रॉम द गिवन इक्वेशन इट इज क्लियर दैट 1 मोल ऑफ Pb आयन आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ PbCrO4। तो इस हिसाब से जो ये कहते हैं हमें किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, सबकी Pb प्लस 2 की CrO4 की। तो ये कंसंट्रेशन है PbCrO4 के लिए। तो PbCrO4 जब डिसोसिएट हो रहा है तो Pb प्लस 2 बन रहा है, 1 मोल ऑफ Pb प्लस 2, तो 2 PbCrO4 की कंसंट्रेशन होगी, वही इसकी भी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सॉल्युबिलिटी है, और आपके पास यहाँ पे सॉल्युबिलिटी किस में आई है, 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोल्स पर DM³ में, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी हमारे पास प्रॉपर सही वाली नहीं आई है, बट इस यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। वजह क्या है, क्योंकि सवाल में बोला गया था व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ द PbCrO4 इन मोल्स पर DM³, ठीक है। यहाँ पे मोल्स पर DM³ में हमें कैलकुलेट करके लेके आनी थी, तो यहाँ पे हमारा काम सिर्फ आधा था। बाकी सॉल्युबिलिटी जो प्रॉपर आती है वो कैसे आती है, इस मोल्स पर DM³ को आप डिवाइड करा देंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से, तो आपके पास सिंपल मास में आ जाएगी सॉल्युबिलिटी जो हमने कैलकुलेट करनी होती है ऑब्वियसली। मतलब प्रॉपर जो पूरा एक सवाल है वो वाला है। यहाँ पे हाफ हमने करना है क्योंकि हमें बोला ही गया था कि मोल्स पर DM³ में सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो सिंपली हमने KSP को इक्वेट कराया एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास सिंपल x की वैल्यू 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 7 आ गई। यही हमारी सॉल्युबिलिटी थी मोल पर DM³ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास बुक में है, विल कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट फ्रॉम 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड at pH is equals to 9, KSP of CdOH2 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 14। अच्छा, इस सवाल में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक CdCl2, ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास कैडमियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा इसमें pH भी दी हुई है। pH और POH क्या है हम इसको डिटेल में देखेंगे। pH बेसिकली एसिडिटी और बेसिडिटी को बताती है, बेसिसिटी को बताती है किसी भी सॉल्यूशन में कि कितना एसिड है सॉल्यूशन या फिर कितना वो बेसिक है, ठीक है। KSP हमें CdOH2 की हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में गिवन है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 14। कंसंट्रेशन ऑफ CdCl2 हमें सवाल में गिवन है 0.01 मोल। pH ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 9 है। KSP ऑफ CdOH2 आपके पास कितना है, 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 14। सिंपली प्रेसिपिटेशन ऑफ CdH2 हमने कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले हम ये रिएक्शन देख लेते हैं। CdOH2 को जब डिसोसिएट होगा तो Cd+2 में जाएगा और 2OH में जाएगा। अब यहाँ पे Ksp कैसे लिखेंगे? आयनिक कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट होता है ये। आयनिक कंसंट्रेशंस आपके पास Cd+2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे OH नेगेटिव आयन के साथ और उसकी पावर 2 हो जाएगी। ये 2 कहाँ से आया? ये सिंपल OH के पीछे जो 2 लगा हुआ है उसको हमने इसकी पावर बना दी। ठीक है, ये रूल है इसका। और हमें पता है कंसंट्रेशन कितनी है Cd+2 की 0.01। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास Cd की 0.01 कंसंट्रेशन है। अब हमारे सवाल में फॉर कंसंट्रेशन ऑफ OH, हमने OH की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास एक चीज़ गिवन है, वो है pH। ठीक है, pH कितनी है सॉल्यूशन की? 9। तो हम pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये pH और POH का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम pH रखेंगे तो हमारे पास POH आ जाएगी। ठीक है, हम POH क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमने OH की कंसंट्रेशन निकालनी है और हमारे पास pH की कंसंट्रेशन मतलब pH गिवन है, तो बेसिकली हम POH निकाल पाएंगे तब जाके हमारे पास OH की कंसंट्रेशन आएगी। तो POH हमारे पास 14 माइनस 9 से आएगा। 9 हमारे पास pH है, तो 14 में से जब 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी POH है। और हमें ये भी पता है कि जो POH होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ या बेसिकली POH बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH की कंसंट्रेशन। तो वहाँ से जब हम नेगेटिव लॉग को POH के पास जाएंगे, ले जाएंगे, तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको फॉर्मूले को ड्राइव करके OH इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस POH लिखते हैं। तो ये बेसिकली एंटी लॉग है एक तरीके से। ठीक है, तो एंटी लॉग जब हम कराएंगे इसका तो आपके पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 आ जाएगा। POH आपको पता है, तो ये आपके पास OH की सिंपल कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, POH आपकी 5 थी, आपने POH की जगह 5 रख दिया, तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 OH की कंसंट्रेशन आ गई। अब इसी तरह इनका आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। OH की कंसंट्रेशन को उसकी जगह रख देंगे और Cd की कंसंट्रेशन जो हमें पता थी 0.01 को उसकी जगह पुट कर देंगे। तो दोनों की कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, OH की कंसंट्रेशन स्क्वायर हो रही है, तो पहले वो स्क्वायर आएगा, फिर इस स्क्वायर को जब 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 मोल क्यूब पर DM9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपके पास, इसको हम कंपेयर कराएंगे अपने KSP के साथ। ठीक है, KSP हमारा क्या है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 14, तो माइनस 14 और ये माइनस 12 है। ठीक है, तो यानी माइनस 12 ये बड़ा हो गया। तो सिंस द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सॉलिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से वैल्यू आयनिक वैल्यू की, यानी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब आपके प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में बनेंगे। ठीक है, जब भी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा आ जाती है तो आपके प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मोल्स क्यूब पर DM9 कैसे आया मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली आपके पास कंसंट्रेशन आपको पता है Cd+2 की मोल पर DM क्यूब है। ठीक है, मोल पर DM क्यूब। ठीक है, और आपके पास इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है OH की, उसकी भी मोल पर DM क्यूब है, बट फर्क ये है कि जो मोल है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर स्क्वायर है, यानी OH की कंसंट्रेशन पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर का मतलब मोल पर DM क्यूब। ठीक है, तो ये मोल पर DM क्यूब का मतलब क्या है, मोल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर मोल पर DM क्यूब पे टूटेगा तो मोल स्क्वायर हो जाएगा और DM6 हो जाएगा। और जब फिर से मोल स्क्वायर DM6 इस वाले मोल पर DM क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले मोल पर DM क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी मोल क्यूब पर DM9 आ जाएगी। ठीक है, ये इसका यूनिट मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि यूनिट कैसे आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, द solubility of MgOH2 at 25 डिग्री इज 0.00764 ग्राम पर DM क्यूब, यानी आपके इस सवाल में सॉलिबिलिटी गिवन है। ठीक है, जो कि 0.00764 है ग्राम पर DM क्यूब उसका यूनिट है, और आपको पूछा जा रहा है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करके बताएं MgOH2 का, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, 58 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर मास क्यों यूज़ होगा, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है। कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, हम सॉलिबिलिटी को डिवाइड करा देंगे, तो इस वजह से हमने मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब भी हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह जब भी सॉलिबिलिटी निकालते हैं उसके लिए भी मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड होता है, बट फ़र्क ये है जब भी हम सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास वाला स्टेप सबसे लास्ट में करते हैं, और जब भी हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास वाला स्टेप सबसे पहले करते हैं। जो यहाँ जो पहला स्टेप है वो आपका कंसंट्रेशन निकालने में ही मॉलिक्यूलर मास यूज़ हो रहा है।
तो सबसे पहले इक्वेशन को हम तोड़ देते हैं, Mg+2 में टूटेगा और 2OH में टूटेगा। ठीक है, इसी तरह इसकी KSP लिखना चाहें तो Mg+2 और OH नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 2OH था। कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, सॉल्युबिलिटी को डिवाइड करा देंगे मॉलिक्यूलर मास से। सॉल्युबिलिटी आपके पास 0.00764 है। जब हम इसको डिवाइड कराएंगे ग्राम पर मोल से, यानी बेसिकली 58 से, तो आपके पास 1.31 एक्सपोनेंट -4 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। यूनिट कैसे चेंज हुआ इसका मोल पर डीएम क्यूब, वो सिंपली हुआ क्योंकि आपका सॉल्युबिलिटी का यूनिट ग्राम पर डीएम क्यूब है और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा और आपका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखना चाहे तो फिर इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम पर डीएम क्यूब, ठीक है, डिवाइड हो रहा है किससे, मोल पर ग्राम पर मोल से। ठीक है, ग्राम पर मोल से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका ग्राम इस ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और ये मोल इस ग्राम की जगह चला जाएगा और डीएम क्यूब नीचे रह जाएगा। तो ग्राम पर मोल पर डीएम क्यूब आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 कितनी है, 1.31 एक्सपोनेंट -4। क्यों है ये, क्योंकि जब 1 MgOH2 रिएक्ट हो रहा है तो आपके पास 1 Mg+2 बन रहा है। तो इसका मतलब जितनी कंसंट्रेशन MgOH2 की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन आपके पास Mg+2 की भी होगी, बट OH की कंसंट्रेशन चेंज होगी। वो कैसे, क्योंकि OH आपके पास 2 मोल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब जितनी कंसंट्रेशन MgOH2 की है, OH की उसकी डबल कंसंट्रेशन बनेगी। ठीक है, क्लियर है। इस 2 का फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ कि कंसंट्रेशन यहाँ पे डबल हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स वाले सवाल में हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है, अगर 2 लिखा होगा तो हम उसको 2x कर देंगे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई वो बाद में हम करेंगे, वहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे KSP वाले सवाल में हमने डायरेक्ट कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारे सवाल में 2 ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2.62 एक्सपोनेंट -4 आंसर आ जाएगा। KSP कैसे आएगी, इन दोनों कंसंट्रेशंस को हम इसमें रख देंगे, Mg+2 की जगह उसकी कंसंट्रेशन जो कि 1.31 एक्सपोनेंट -4 है। इसी तरह OH की कंसंट्रेशन 2.62 एक्सपोनेंट -4 उसकी रख दी और उसका अपना स्क्वायर अलग से है। ठीक है, और यहाँ जो 2 से हमने कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया वो अलग है। तो ये नहीं कीजिए कि हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर फॉर्मूले का स्क्वायर बन गया है। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन जो लिखी है हमने, क्योंकि वहाँ 2 था तो स्क्वायर आना था, लेकिन कंसंट्रेशन भी डबल होनी है, तो इस वजह से हमने स्क्वायर यहाँ लग दिया है। अब सिंपल हम इनके कंसंट्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.62 एक्सपोनेंट -4 का स्क्वायर जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.31 एक्सपोनेंट -4 से, तो आपके पास वैल्यू 9.010 एक्सपोनेंट -12 आ जाएगी और इसका यूनिट मोल क्यूब पर DM9 होगा। अब ये यूनिट कैसे आया, जो हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था मैंने, इसी तरह इसका यूनिट भी निकलेगा, मोल पर डीएम क्यूब Mg का यूनिट और मोल पर डीएम क्यूब OH का यूनिट और उसका स्क्वायर, तो वो मोल स्क्वायर पर DM6 हो गया। अब जब मोल स्क्वायर पर DM6 मोल पर डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो मोल क्यूब पर DM9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन एंड होता है और आपके पास सिंपली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाता है MgOH2 का। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक का ये है, शुड AgCl precipitate from a solution prepared by mixing 400 ml of 0.1 molar NaCl and 600 ml of 0.03 molar AgNO3। यानी आपके पास हमें ये कैलकुलेट करना है कि AgCl की प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन में होगी या नहीं होगी, यानी AgCl के सॉल्ट के ज़र्रात सॉल्यूशन में नज़र आएंगे आपको या नहीं आएंगे। तो आपके पास डेटा में NaCl है और AgNO3 है, उसकी हमारी मोलैरिटीज़ गिवन है, उसके अलावा उनका वॉल्यूम भी गिवन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl कितनी है, 0.1 है और वॉल्यूम उसका कितना है, 400 ml है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 कितनी है, 0.03 है और उसका वॉल्यूम आपके पास 600 ml है। ठीक है, और आपके पास जो रिएक्शन है वो AgCl की प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने का सवाल है। तो AgCl की प्रेसिपिटेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली उसको आयंस में डिसोसिएट कर देंगे, Ag पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो Ag की कंसंट्रेशन आप कहाँ से निकाल सकते हैं, AgNO3 से। ठीक है, और इसी तरह Cl की कंसंट्रेशन आप NaCl से कैलकुलेट कर सकते हैं। KSP आपके पास AgCl का गिवन है 1.6 - 10 मोल स्क्वायर पर DM6। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव कितनी है, 600 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.03। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपकी एग्जाम्पल नंबर लास्ट एग्जाम्पल है बुक की, उसमें आपका फॉर्मूला है कि जिसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं और जिसमें से निकाल रहे होते हैं NaCl, जैसे सॉरी AgCl, अगर हम AgCl में से Ag की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं वो भी AgNO3 में से, तो AgNO3 का वॉल्यूम ऊपर आएगा
डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 400 प्लस 600 यानी 1000 ml, और मल्टीप्लाई करेंगे उसको उसकी मोलैरिटी के साथ। तो AgNO3 की मोलैरिटी कितनी है 0.03, तो यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन Ag की ऐसे आएगी 0.018 मोलैरिटी, ये Ag की कंसंट्रेशन आ गई। इसी तरह Cl की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी 400 यानी NaCl का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 1000 मल्टीप्लाई बाय NaCl की कंसंट्रेशन, वो कितनी है 0.1 यानी उसकी मोलैरिटी, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl कैसे निकलेगी 0.04। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर निकलेगी। अब ये फॉर्मूला आपकी बुक में भी गिवन है, तो आप वहाँ से देख के भी इसको रिकॉल कर सकते हैं क्या फॉर्मूला था। ठीक है, या फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है। आयनिक प्रोडक्ट कैसे आएगा, आयनिक प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन से आएगा, Ag की और Cl की, दोनों की कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब इन दोनों की कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 0.18 और 0.04 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आया 7.2 एक्सपोनेंट -4 मोल स्क्वायर पर dm6। ठीक है, इसका यूनिट भी मोल स्क्वायर पर dm6 होगा, क्योंकि मोल पर dm क्यूब Ag का यूनिट और मोल पर dm क्यूब Cl माइनस का कंसंट्रेशन का यूनिट, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मोल स्क्वायर पर dm6 हो जाएगा। तो आयनिक प्रोडक्ट आपके पास 7.2 एक्सपोनेंट -4 आ रहा है, जो कि बड़ा है किससे KSP से। KSP हमें सवाल में कितनी थी 1.6 एक्सपोनेंट -10, तो -10 और -4, तो ये आपके पास थोड़ा ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो आयनिक प्रोडक्ट आपके पास लार्जर है किससे KSP वैल्यू से, जिसका मतलब प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, जब भी आपके आयनिक प्रोडक्ट KSP से बढ़ जाता है तो आपका सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी चैप्टर नंबर 6 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और पूरी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है। फर्दर क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अल्पाइन एकेडमी की ईमेल आईडी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरीज वगैरह के लिए। थैंक यू। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.